हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग यूपी पीजीटी साइंस फिजिक्स 2021 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। बुकलेट सीरीज़ बी हमने ली हुई है और ये साइंस की बुकलेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 kg का एक कण वेग 3,0 से x बराबर 5 पर चल रहा है और कण B जिसका द्रव्यमान 3 kg है वेग -2,0 से रेखा x बराबर 3 पर चल रहा है। निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग होगा। अब देखो स्टूडेंट, पहले एक्स वाई एक्सिस बनाइए। इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारा ओरिजिन है, तो एक्स बराबर 5 की लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है और एक्स बराबर -3 की लाइन इस साइड में होगी, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ठीक। अब यहाँ पे हमारा पहला कण ए है, ठीक। यहाँ पर हमारा दूसरा कण बी है, ठीक। अब ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। और ये कण हमारा जो है वो चल रहा है 3,0 से। ये कण हमारा चल रहा है -2,0 से, -2,0 से। तो देखो स्टूडेंट, इसमें एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो हमें MVR का फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक। m1v1r1 प्लस m2v2r2 निकाल लो, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू m1v1r1 प्लस m2v2r2 इज इक्वल टू m1 हमारा कितना है 2 kg, v1 हमारा कितना है देखो 3 और r1 हमारा कितना है 5 पहले के लिए, प्लस m2 हमारा कितना है, m2 हमारा 3 kg इंटू v2 हमारा कितना है -2 है। तो हम लोग जब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में केवल वैल्यू रखते हैं, तो 2 हो गया। और इंटू r2 हमारा कितना है 3। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट। तो पहले हो गया 25, 2 3 जा 6, 5 जा 30 और प्लस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी टोटल आ गया 48। और ये डायग्राम से आप देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी, ठीक है। दूसरा देखो स्टूडेंट, इसमें कह रहा कौन सा एक तत्व नहीं है। तो ये सिलिका जो होती है स्टूडेंट, इसका फार्मूला SiO2 होता है। बाकी सभी ये डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन है दोनों, ओजोन ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो वो भी एक एलिमेंट है। बाकी यही जो सिलिका हमारा जो है ये एलिमेंट नहीं है, तो आप इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब PN संधि डायोड को रिवर्स बायस यानी पश्च दिशा किया जाता है तो क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है स्टूडेंट, ए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसमें देखो स्टूडेंट L हमारा दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 2 हेनरी चोक कुंडली के छोरों पर 100 वोल्ट और 50 AZ का AC विभव लगाया जाए तो चोक में कितनी धारा होगी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो धारा होगी I इज इक्वल टू V/XL होगा
और ये एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है, V/2πfL होता है। ठीक, सब यहाँ दिया हुआ है, यानी I की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, यहाँ ध्यान से देखिए, तो V हमारा दिया 100 वोल्ट अपॉन 2 पाई को ऐसे छोड़ देते हैं, F हमारा 50 दिया हुआ है। ठीक, और L हमारा दिया हुआ है 2, तो इंटू 2, तो 50 इंटू 2 यानी 100 हो गया, 100 से कैंसिल हो गया, 1/2 पाई आ रहा है, और ये 1/2 पाई पहला आंसर सही है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट अगला, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रखे गए हैं। यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या n जो होती है स्टूडेंट, वो होती है 360/थीटा। ठीक, -1, 360 डिग्री बटा थीटा -1, तो इसको अगर अप्लाई कर दें तो 360 हो गया, और अपान हो गया थीटा 60 डिग्री दिया है, -1 दिया है, डिवाइड कर देंगे तो 6 - 1 यानी आ जाएगा 5। ठीक, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पहले हम लोग क्या लिखते हैं, du = dq - dw लिखते हैं। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए dq 0 हो जाता है, तो = 0 - dw, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक लेक्लांचे सेल में एनोड का कार्य करता है? तो कार्बन रॉड सही ऑप्शन लगा है इसमें बच्चों। कार्बन रॉड जो है एनोड का कार्य करती है, और जिंक जो होती है, जिंक की रॉड, वो कैथोड होती है। ठीक है, निम्न में कौन सा एक स्थायी प्रभाव है? तो देखो स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट होता है, तो आपके लिए इंडक्टिव इफेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है और अधिकतम वेग बीटा है, तो दोलन का आयाम है। तो देखो स्टूडेंट, अधिकतम त्वरण का फार्मूला होता है अल्फा = ठीक ω²A। ठीक, हमने इसमें माइनस भी लगता है, हमने माइनस छोड़ दिया, केवल मैग्नीट्यूड लिया है। और अधिकतम वेग होता है तो बीटा = ω, ठीक ω/A होता है। अब हमें A निकालना है इससे स्टूडेंट, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया बीटा² ω²A², और इसी को डिवाइड कर दो ऊपर वाले से, तो ये अल्फ़ा और अपान हो जाएगा ω²A। तो देखो ω² से ω² कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, A = β² α आ गया, तो इसमें पहला आंसर सही हो गया, एम्पलीट्यूड β² α हो गया। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है।
तो सतह से r/3 ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा? तो ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लगता है स्टूडेंट, वो लगता है G डैश = G/1 + h/r²। ठीक, फार्मूले में रख लो स्टूडेंट। ध्यान से देखो, ऊपर आ गया G, नीचे आ गया 1 और प्लस R की वैल्यू दिया है, H की वैल्यू दिया r/3, तो ये हो गया 1/3। अब इतना तो आप लोग पढ़े हैं कि R से R कट गया, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 3 1 जा 3 + 1 यानी 4/3 हुआ, स्क्वायर कर दिया तो 16/9 होगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/16 G आ जाएगा। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, दर्शाए विभवमापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E तार AB के B सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी C पर संतुलित होता है, ठीक है। तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, अच्छा, तथा प्रतिरोध इसका 4 ओम है। यदि प्रतिरोध R 200 ओम के परितः 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर हो तो E का मान ज्ञात करना है। तो पहले ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दे रहा है तुम्हें। R जो है हमारा ये 200 ओम है ये, ठीक। इस 200 ओम पर जो विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर है 1 वोल्ट है, ठीक, 200 ओम पर। तो हम लोग यहीं शुरू करते हैं कि 200 ओम पर V यानी विभवांतर ये हमारा दे रहा है 1.00 वोल्ट। इसको मिली वोल्ट में बदल लो स्टूडेंट तो 1000 वोल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर 200 ओम पर 1000 वोल्ट है तो A से B तक जो हमारा वायर है ये 4 ओम का है, तो 4 ओम पर कितना वोल्ट होगा इसको निकाल लो स्टूडेंट। तो 4 ओम पर V हो जाएगा हमारा, तो 4 ओम पर निकालना है तो 4 × 1000 हो जाएगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा 200 से, तो ये आ जाएगा 20 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक। यानी AB जो वायर है हमारा वो 100 सेंटीमीटर का है, इस पर जो हमारा वोल्ट है 20 मिली वोल्ट है, तो 60 सेंटीमीटर पर कितना होगा इसको निकाल लो स्टूडेंट। तो 100 सेंटीमीटर पर V हमारा हुआ 20 मिली वोल्ट, ठीक। अब 60 सेंटीमीटर पर निकाल लो तो 60 सेंटीमीटर पर V और ये हो जाएगा 20 × 60/100 और डिवाइड करने पर 12 मिली वोल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। यानी पहला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह है? तो ये रदरफोर्ड ने इसको दिखाया था स्टूडेंट। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। चाल 5√3 मीटर पर सेकेंड से वर्षा का पानी आ रहा है, ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर पर सेकेंड से पूर्व की ओर चले, तो पूर्व की ओर इधर चल रहा है, तो इधर 5 मीटर पर सेकेंड की ओर चाल से चल रहा है, वर्षा का पानी ऊपर से आ रहा, तो इसमें हम लोग इसको दर्शाते हैं। तो ये वर्षा का पानी 5√3 हो गया,
इधर स्पीड हम लोग ले लें तो ये -5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्शन ऐसे लगाएं, ये यहाँ से ऐसे पास होते हुए ऐसे हम बनाएं तो ये एंगल थीटा पूछ रहा है। ठीक, तो आप तो पढ़े हैं इतना, tan थीटा लगाइए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5, इधर वाला मैग्नीट्यूड केवल लेंगे तो 5 अपान इधर का आ जाएगा 5√3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू इसके ये वाली लाइन यहाँ पे ट्रायंगल बना के ये परपेंडिकुलर बनाएगी थीटा के सामने वाली, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 5√3, डिवाइड कर दिया तो 1/√3 आ गया। ठीक, तो 1/√3 की वैल्यू आती है 30। tan को हटा दें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यानी जो वर्टिकल से एंगल पूछ रहा है वो 30 डिग्री आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एक बंदूकधारी और एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर 200 मीटर की दूरी पर है, यानी एक यहाँ है एक यहाँ है। मान लो 200 मीटर, 98 है यहाँ पर, यहाँ से ऊंचाई है दोनों की, ये 98 इसकी भी है, 98 इसकी भी है, ये 200 मीटर है इधर, ये 200 मीटर है। ठीक, अब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, ये यहाँ से अगर फायर करेगा स्टूडेंट तो जो इसके गिरने का फार्मूला √2GH होगा वही गोली का होगा। इसका मतलब जो इसके लिए आएगा √2GH फार्मूला वही इसके लिए आएगा। ये फार्मूला ये बता रहा है दोनों में जी कॉमन है तो जी सेम होना चाहिए, यानी इसका आंसर सी होगा। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर/सेकेंड से अगर गिरेगी तो लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, जब नाभिक से बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो कौन सा नहीं बदलता है? तो देखो स्टूडेंट, बीटा निकलने पर मास नंबर चेंज नहीं होता, तो मास नंबर में होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण सम्मुख खड़ा है। दर्पण से न्यूनतम ऊंचाई तो आधी होनी चाहिए जितना व्यक्ति है, तो उसकी आधी ऊंचाई का मतलब बी ऑप्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में 100 फेरे हैं, प्राथमिक में और द्वितीयक में n है, तो 200 वोल्ट AC को 11 वोल्ट निर्गत करने के लिए n की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो फार्मूला बहुत सरल है, आप लगा सकते हैं कि NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। ठीक, इसी को आगे बढ़ा लो। तो NS हमारा, n हमें निकालना है, NS है n और NP हमारा कितना दिया 100 इज इक्वल टू, और इधर दिया है 11 वोल्ट और नीचे दिया है 220 वोल्ट। ठीक, आप देख लो स्टूडेंट, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11 2 जा हो गया, 10/2 यानी 5 आ रहा है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट,
ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है इसको क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ है? वो पोलराइजेशन है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इसका भी है। ठीक है, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक में देरा होल और इलेक्ट्रॉन इक्वल मोबिलिटी नहीं होता। होल है वायर मोबिलिटी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है वायर मोबिलिटी, ये सही है। ओनली इलेक्ट्रॉन और मोबाइल, ये गलत है। सी ऑप्शन सही है। ओके स्टूडेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती। ठीक है, कह रहा तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता है, तो इन सब में तो एक पदार्थ का फार्मूला लगता है, लेकिन जो केल्विन होता है आइडियल टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, वो किसी पदार्थ के गुण पर डिपेंड नहीं होता है। तो यानी इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, एक तीव्रगामी अपरमाणविक कण सहचारी द्रव्य तरंग निर्भर होती है। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, द्रव्य तरंग यानी डी ब्रागली वेवलेंथ होती है। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, और इसको लिखते हैं एच अपान पी है मोमेंटम यानी एम वी। इसमें ध्यान से देखो कि इसमें कहीं चार्ज नहीं है, यानी चार्ज वाला कट जाएगा। मास है और वेलोसिटी है, मोमेंटम है, 3 है, यानी दूसरा तीसरा और पांचवा, दूसरा तीसरा और पांचवा। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि तरंग निर्भर होती है। तो निर्भर किस पर होगी? एक तो मास पर है, देखो m है फार्मूले में, तो पहला हो गया। ठीक, पहला है मास, दूसरा है v मोमेंटम हो गया। ठीक, और तीसरा हमारा हो गया वेलोसिटी। 3 चीज़ें देख लो, मास वेलोसिटी मोमेंटम। अब यहाँ देखो जो दिया है मास के लिए सेकेंड ऑप्शन दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन सी और डी में है। फिर गति दिया है, गति मतलब हुआ वेलोसिटी, मोशन हुआ, थर्ड ऑप्शन ये भी दोनों में दिया है। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन मोमेंटम में दे रखा है, तो मोमेंटम यानी डी ऑप्शन इसका सही हुआ। ठीक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो है उसकी कोई बीमा नहीं होती है स्टूडेंट, हम लोग उसको एक कन्वर्जन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, वो बीमा रहित होता है। फार्मूला जब हम लोग यूज करते हैं तो जे जिसको जूल कांस्टेंट भी कहते हैं, उसकी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाता। सही है, बोर थ्योरी हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन एटम के लिए है, सब के लिए नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो, बोर का परमाणु मॉडल जीमन इफेक्ट को नहीं समझा पाता, ये भी सही है, जीमन इफेक्ट को नहीं समझा पाते हैं। बोर मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाता, ये भी सही है। बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन में जो डी ब्रागली वेवलेंथ है, इसको डेविसन जर्मर ने प्रूव किया था। बोर का इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे। ठीक है, यही एक बोहर्स के लिए सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है,
न्यूक्लियर विखंडन का कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी होती नहीं, कूलम्ब्स लॉ ही उनमें न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगला हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जैसे एक गुटका घर्षण गुणांक म्यू और थीटा कोण के नत तल पर विरामावस्था में रखा है। यदि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो घर्षण बल होगा। तो देखो स्टूडेंट, जैसे आनत तल होता है ऐसे आनत होता है। ठीक, ये थीटा है। अब जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, ऊपर लेते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच फ्रिक्शन घटता है, कम होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जल का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक ए म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 है। एक लेंस को हवा में रखने पर उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे जल में डुबो दिया जाए तब फोकल लेंथ कितनी होगी? तो फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट, फार्मूला लिख रहे हैं एफ एल यानी लिक्विड या वाटर, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ऊपर होता है म्यू ए म्यू जी -1 अपान नीचे होता है ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू -1, ठीक, इंटू एफ एयर में लिखते हैं। वैल्यू ध्यान से देखो स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर कितना दिया, ए म्यू जी हमारा दिया 3/2, तो ये हो गया 3/2 -1। नीचे वाला ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, नीचे है ए म्यू जी 3/2, ठीक, और नीचे उसके नीचे है ए म्यू डब्ल्यू, वो 4/3 है, तो इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 -1, और इंटू एफ दिया है 10, तो 10 सेंटीमीटर। ऊपर ध्यान से देखो स्टूडेंट, कितना आ गया हमारा, ऊपर का देखो 1/2 आ गया, नीचे कितना आ गया 1/8 आ गया, 9/8 आया, 3 3 जा 9/8 -1, तो ऊपर का आ गया 1/2, ठीक, 1/2, और नीचे का आ गया हमारा 1/8, तो 1/8 को ऊपर कर दें तो 8/1 आ जाएगा, इंटू 10 हो गया, ठीक, ये 2 है 1/2, ये 2 से कट गया 4, तो ऑप्शन आ रहा है 40। ठीक है स्टूडेंट, 40 ऑप्शन आ रहा है, डी वाला ऑप्शन है, यानी इसका ऑप्शन डी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की एक गोलीय कृष्णिका 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोषित है, विकृत शक्ति क्या होगी? तो पहले तो देखो स्टूडेंट, 327 को केल्विन में बदलोगे तो आ जाएगा 327 अब प्लस 273, इसमें प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 600। ठीक है, आर हमारा यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसकी पावर निकालनी है तो स्टीफन फार्मूला अप्लाई कर दें स्टूडेंट। स्टीफन फार्मूला E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक, सिग्मा की वैल्यू तो यही दी हुई है, यही ले लेते हैं, 5.67 10 टू द पावर -8। ए हमारा हो गया
पाई आर स्क्वायर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमने अभी बताया था 10 की पावर -1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ इंटू हुआ टी की पावर 4 यानी 600 की पावर 4 हुआ। ठीक, और इन सब का मल्टीप्लाई करने पर सी ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, आप खुद मल्टीप्लाई करिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, एक 200 वोल्ट निर्गम टर्मिनल से जोड़ने पर विद्युत हीटर 10 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। तो V दिया है 220, R दिया और I दिया है 10, तो 10 से 10 काट दो, 22 ओम हो गया। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अनुप्रस्थ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक सिलेंडर का ताप 0 से 100 डिग्री बढ़ाया जाता है। अनुदैर्घ्य प्रसार गुणांक अल्फा है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? ध्यान से बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो बेलन के आयतन में जो वृद्धि होगी स्टूडेंट, वो होती है डेल्टा V इज इक्वल टू गामा, गामा होता है, अल्फा नहीं लगता, गामा। ठीक, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T होता है। ठीक, गामा हमारा कितना है? अल्फा का 3 गुना होता है, गामा यानी 3 अल्फा होता है। ठीक, 3 अल्फा V डेल्टा T हो गया। इसी फार्मूले सबकी वैल्यू रख लो स्टूडेंट। 3 अल्फा हमारा दिया है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, और V हमारा दिया हुआ है, तो इसमें देखिए त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का फार्मूला बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर हमारा 1 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में ही आंसर है, तो 1 का स्क्वायर, और एच दिया है 4। ठीक, और डेल्टा टी दिया हुआ 100। ठीक, और देखिए सीधे 3 चौके 12, 12 चौक 48, यानी एक आंसर डी आ रहा है आपके लिए। ठीक है, पाई यहाँ लगा हुआ है, तो इतना पाई यानी डी का ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो गया डी। ओके स्टूडेंट, चार बल दिए गए हैं, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत और चुंबकीय घर्षण बल। कह रहा असंरक्षी है, तो असंरक्षी, चुंबकीय और घर्षण है, यानी डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किससे निरूपित होता है स्टूडेंट? तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला इज इक्वल टू W/Q लिखते हैं, यानी प्रति इकाई आवेश ऊर्जा हुई, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, एक माध्यम में वेग v है, आवृत्ति न्यू है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा से चल रही प्रकाश तरंग सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो आवृत्ति अपरिवर्तित होगी, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन है, इनमें सेलेक्ट करना है। अब अगर सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वेग घटेगा, तो वेग घटेगा तो पहला ऑप्शन आ रहा है, और तरंग दैर्घ्य भी घटेगी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, वेग जो है v घट जाएगा और तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट,
कह रहा है यदि समीकरण कोणीय संवेग बराबर एल्फा बीटा गामा बटे काल इंटू वेग दिया है तो कोणीय संवेग होता है mvr। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम इधर देखिए x इंटू वेग लिखा है तो वेग को अगर इस साइड में कर दें तो कोणीय संवेग अपान वेग होगा तो v से v कट जाएगा, mr हो जाएगा। अब mr हमें लेना है यहाँ से, ध्यान से देखिएगा ये हमारा गामा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा गामा लिखा है तो गामा की जो डायमेंशन होगी गामा अपान टी लिखा है तो गामा अपान टी हो गई, काल दिया है आई इज इक्वल टू एम हो गया, एम के लिए मास है एम हो गया और आर के लिए एल हो गया, टी इधर कर देंगे तो गामा की एम एल टी होगी। तो एम एल टी हमारे दो में ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एल्फा और बीटा दो मल्टीप्लाई हैं तो अगर एक की डायमेंशन एम होगी, एम से होगी तो दूसरी की आर से होगी यानी एम एल होगी। तो इसका ऑप्शन हमारा बी आ रहा है स्टूडेंट, इसमें बी बन रहा है और कोई ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा है तो बी ऑप्शन आपका बनेगा जो है, क्योंकि एल्फा के लिए अगर एम हो जाएगा तो बीटा के लिए एल हो जाएगा तो एम एल हो जाएगा वो, अब पूरे में एम एल ही बन रहा था जो है इसके लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट एल लंबाई एल प्रति एकांक लंबाई म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान एम के पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ए त्वरण से खींचा जाता है। तो मध्य बिंदु पर ध्यान से देखो स्टूडेंट कि लंबाई एल है, अब प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम है, ठीक। तो जब ऊपर की ओर खींचेगा तो जो रॉड का सेंटर पर द्रव्यमान, सेंटर से जो नीचे लटकेगा वो इसके म्यू एल पूरी रॉड का द्रव्यमान होगा म्यू एल, पर सेंटर पर आधा काम करेगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर की ओर खींच रहा होगा तो m द्रव्यमान लटका तो टोटल मास हो जाएगा। और हमने बताया कि जब कोई ऊपर की ओर मोशन करता है तो उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन a + g होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब ये कह रहा है ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार पूछ रहा। ध्यान से देखिएगा, 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल हुआ, ठीक। 1 मोल का द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम होता है, ठीक। तो 3.2 के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.2 से, तो ये बी ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करके देख लो 3.2 में 3.2 का, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है। इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो विचलन कोण का फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक, μ-1 इंटू ए होता है, ठीक। म्यू हमारा कितना दिया 4/3 -1 हो गया, ये हमारा दिया 15 डिग्री, एलसीएम कर दो तो 1/3 हो गया, 5 डिग्री आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ठीक। सॉल्व कर लो, देखो 3 एलसीएम करोगे 4 - 3 का 1/3 हो जाएगा, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, एम द्रव्यमान तथा त्रिज्या आर की एक रिंग अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन कर सकती है। टी इज इक्वल टू 0 पर विरामावस्था में है। यदि इस पर नियत स्पर्श रेखीय बल F लगाया जाए तो t सेकेंड बाद इसका कोणीय संवेग होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, कोणीय संवेग L इज इक्वल टू, ठीक, ध्यान से देखो L इज इक्वल टू इसका जो यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड होता है।
जूल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सेकंड का टी होता है। तो सी ऑप्शन डायमेंशन से मिल रहा है, तो और उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगला फिर वीडियो हम लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े, और हम आपके लिए अगला सेट लेकर आएंगे यूपी पीजीटी 2021 फिजिक्स का सलूशन, ठीक है।